हाँ नमस्कार। चलो ध्यान दीजिए एक बार कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम लोग, आप लोग मुझे बताइए कि भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला हिमालय पर्वतमाला, दूसरा, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद ओके, फिर तटीय प्रदेश में मैदान, ओके, फिर द्वीप समूह। और उसमें जो हम लोगों ने पहला जो पढ़ना शुरू किया था वो क्या क्या था? हिमालय। और हिमालय को दो भागों में विभाजित करके देखते हैं कि एक तो होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है अपना मुख्य हिमालय। कौन कौन से होता है? एक तो होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है अपना मुख्य हिमालय। और दोनों का जो निर्माण है कैसे हुआ? प्लेटों के अभिसरण से हुआ। प्लेटों के अपसरण या अभिसरण? अभिसरण, ओके। तो ये जब पास पास आकर के टकराई तो एक वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, और उन वलित पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। उस हिमालय में एक तो पुराना है जो उस मुख्य हिमालय के पीछे की तरफ है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, और इधर की तरफ कौन सा है? मुख्य हिमालय, ओके। तो चलिए उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया था वो क्या किया था? ट्रांस हिमालय को पढ़ना शुरू किया। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां बेसिकली, कौन कौन सी है? एक का नाम तो कराकोरम, एक का नाम लद्दाख, एक का नाम जास्कर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, ये इनका क्रम है जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये अपना मुख्य हिमालय शुरू हो जाता है। कराकोरम जो श्रेणी है उसके बारे में बताइए मुझे, बताओ कराकोरम के बारे में क्या क्या है? कि कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है केटू। कौन सी है? केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और एक और चोटी है वहां पर जिसका नाम है गसेर ब्रोम। ये है लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ गसेर ब्रोम। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? बतूरा, इस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कैसा युद्ध स्थल है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल विश्व का। 1984 में क्या हुआ था? यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान वालों को भगा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया लद्दाख। लद्दाख का जो लद्दाख वाली जो श्रेणी है उस पर एक पठार स्थित है। उस पठार का नाम क्या है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, ये पढ़ा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी। राकापोसी खास बात क्या है? विश्व के तीव्रतम ढाल वाली जो श्रेणी है, जो चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? राकापोसी, ओके, ये ध्यान रह जाएगा। उसके बाद में ये जो लद्दाख है, लद्दाख के आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच गई है? तिब्बत वाले एरिया में पहुंच गई। तो तिब्बत वाले एरिया में इसी को क्या कहा जाता है? ठीक है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। इसी के पास में स्थित है मानसरोवर झील, जहाँ घूमने के लिए जाते हैं। जो कैलाश जी की यात्रा, कैलाश पर्वत में यात्रा के लिए जा रहे हैं, या वहाँ रहने के लिए, हाँ, तपस्या वस्या करने के लिए यहाँ चले जाते हैं लोग। चलो ये वाली बात आपके समझ में। उसके बाद में जास्कर। जास्कर क्या है? कि जो ये जो श्रेणी, इन तमाम श्रेणियों में सबसे नीचे वाली श्रेणी जिसका नाम क्या है? जास्कर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि ये कामेत जो है, एनसीईआरटी ने क्या कहा? एनसीईआरटी ने कहा कि ये जो कामेत, एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि ये कामेत है जो मुख्य हिमालय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मुख्य हिमालय से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कर देना। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने आपको ऑप्शन दिए 4, क्या ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन दिए। कभी समझ में नहीं आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे कर देंगे। मैंने कहा 4 ऑप्शन दिए, मैंने कहा कि एक इसमें लिख दिया 5, इसमें लिख दिया 4, इसमें 2, 1। मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। इसका मतलब आपका उत्तर आ रहा था ए। फिर मैंने कहा, मैंने यहाँ पर 11 कर दिया। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका मतलब डी। तो आपने कैसे किया? ऑप्शन के अनुसार किया कि पहले ऑप्शन जो दिखाई दे रहे थे उनमें से 5 उत्तर था, और जिसे थोड़ा सा चेंज हुआ तो आप लोगों ने ऑप्शन के अनुसार देखा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को कर देना, ठीक है। चलो अब ध्यान दो आगे की तरफ। जो आपका जो हिमालय है, उस हिमालय का नाम क्या है? मुख्य हिमालय। बोलो मेरे साथ, क्या नाम उसका? और उससे पहले की सारी वनस्पतियां याद है आप लोगों को? याद है? थोड़ी थोड़ी याद है? थोड़ा तो भूल गए? नहीं भूले, वेरी गुड। चलो आज आपका चैप्टर है, उसका नाम है मुख्य हिमालय। क्या नाम है? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। एक हिमालय तो पढ़ लिया आप लोगों ने, जिसका नाम क्या था? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो था वो यूरेशिया वाली प्लेट का हिस्सा था। ये कौन सी वाली प्लेट का हिस्सा है बताओ? इसका, ये भारतीय प्लेट का हिस्सा है। तो भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट, उस भारतीय प्लेट पर जो बनने वाली है उसका नाम क्या है? मुख्य हिमालय। ये मुख्य हिमालय जो, जिस तरह से हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये जो मुख्य हिमालय है, इस मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। एक श्रेणी ये, दूसरी श्रेणी ये, थोड़ी असतत है, ठीक है, दूसरी, और एक तीसरी। ऐसे करते 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं?
3। उसकी भी कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां। कौन कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसकी भी 3 श्रेणियां। एक श्रेणी है जो उत्तरी वाली जो श्रेणी है, ये बहुत बड़ी है, इसलिए इसे कहा जाता है वृहत हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? वृहत हिमालय। बोलो इसको क्या कहते हैं? वृहत हिमालय। उसके बाद में दूसरी जो है इसको कहा जाता है लघु हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? लघु हिमालय। ये कंफ्यूज नहीं होना है, लघु हिमालय ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे लघु हिमालय आता है हमारे दिमाग में ये आता है नीचे वाला होगा। हाँ, ये दिमाग में आता है, ये नीचे वाला नीचे नहीं, ये लघु होगा ना, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये लघु, ये बड़ा, ये श्रेष्ठ, ऐसा कुछ, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। ये है वृत्त, उसके बाद में ये कौन सा है? लघु हिमालय। और ये है, इसे कहा जाता है उप हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? उप हिमालय। उप हिमालय। फिर उसके बाद में इनमें जैसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, ऊपर वालों को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ऊपर वाले को महान हिमालय भी कहते हैं। तो वो इनके अलग अलग नाम है जो हम लोग धीरे धीरे याद कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं उनको याद करना। तो मुख्य हिमालय कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? 3 भागों में। कौन कौन से नाम है? एक का नाम दो। एक का नाम क्या है? लघु हिमालय। एक का नाम क्या है? उप हिमालय। क्लियर? अब देखो इनमें से कौन सा अच्छा दिखाई दे रहा है? ये बहुत ध्यान से देखना इसको। ये कौन सी है? इसके बाद ये, उसके बाद ये, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो क्या है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। क्लियर हो गया? ये तो होगी ट्रांस हिमालय। ऑनलाइन वालों को ये कलर दिखता नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ ये। और जब भी नहीं दिखाई दे तो मन की आंखों से देखना, सोचना क्या कह रहे हैं। ठीक है? उसके बाद में एक श्रेणी यहाँ से शुरू होती है, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके ये जा रही है, आ गई, छ्यूं करते हुए यहाँ आ गई। उसके बाद में एक और है, इसी के नीचे है, ये भी आ रही है, ऐसे करके थोड़ी कट गई है, थोड़ी क्या हो रही है? कट गई है, ऐसे करके यहाँ आ रही। फिर एक और आ रही है, यूं करके यूं करके यूं करके यूं आ गई। ये 3 श्रेणियां। ये जो ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही है इसका नाम है वृहत हिमालय। कौन सा हिमालय है? वृहत हिमालय, बड़ा हिमालय। उसके बाद में जस्ट नीचे की तरफ है, उसे कहा जाता है लघु हिमालय। उसे क्या कहते हैं? नीचे की और नीचे की तरफ है, उसे कहा जाता है उप हिमालय। कौन सा हिमालय? उप हिमालय। तो वृहत हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। 3 बातें क्लियर होगी? अब समझना, कुछ कॉन्सेप्ट है जो उनको समझना, बाकी देखो फैक्ट तो आप लोगों को यूं ही याद हो जाएंगे, चुटके में याद हो जाएंगे, वो तो रटने जैसे मैं रटवा दूंगा, क्योंकि दोनों का एक अनुपात होना चाहिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि समझते हैं किताब को, समझ रहे हैं, बस समझ रहे हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आ गए जो उनको रटने से ही काम चलेगा, कुछ चीज़ें तो हर चीज़ को समझना नहीं है। जैसे आपने 2 का पहाड़ा कोई समझा थोड़ी, याद किया है और याद है, आज दिन तक याद है। ऐसे कई सारी चीज़ें तो याद करने की होती है, रटने की होती है, कुछ चीज़ें क्या होती है कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। अब समझो बात को। मैं जब आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो हिमालय है, इस हिमालय का जो निर्माण हुआ एक विचलन से हुआ है। किससे हुआ है? विचलन से। समझते हैं विचलन? हाँ, तो विचलन का मतलब दोनों के अभिसरण के बाद में इन दोनों के बीच में जो होने वाली टकराहट से वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। समझ गए? फिर उसी दौरान मैंने ये कहा कि ये जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में विचलन ज्यादा हुई, ढिंग ढिंग 2-3 बार डिशिंग डिशिंग करेगी। ठीक है? वो तो इधर ज्यादा बिचड़िंग लगाई, तो बिचड़िंग लगाई तो ये ज्यादा बिच गया इधर से। समझ रहे हो? समझ में तो आ रहा है ना आप लोग? आज समझना है, ले देंगे आपको, क्या करना है, समझना है। देखो समझ बात। अरे यार ये हो गया, समझो। तो ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद में इधर की ज्यादा विचलन हुई, तो विचलन की वजह से ये थोड़ा पतला हो गया। तो इधर की तरफ पतला है, इधर की तरफ इसकी चौड़ाई ज्यादा है। पहली बात समझ में आ गई? तो कोई पूछ ले कि इधर की तरफ से इधर की ओर, इसका मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो उनका जो चौड़ाई है घटती है, बढ़ती है? चौड़ाई घटती है। ओके, चौड़ाई तो इनकी घटेगी, तो चौड़ाई तो हो गई इनकी घटेगी चौड़ाई। तो चौड़ाई तो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर अगर आप जाओगे तो चौड़ाई क्या होगी? घटेगी। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? अब समझो, इधर की तरफ जो ढा करके जो अगर जो इन झटका लगा होगा, समझ तो इस वजह से अब बात बताइए कि यहाँ पर जो मटेरियल था, खूब सारा जो यहाँ मटेरियल था, जिसे आप शीरा की लापसी लीजिए, लापसी को थचा आ गई होगी ये जो अरे यार अरे समझो 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 चलो चलो सुनो चलो ये पहला और ये दूसरा अब समझो बात को। अरे ऐसा नहीं,
हाँ यस, क्यों मैं कमेंट। चलो ध्यान दो, तो अब समझो बात को। इसके बीच में खूब सारा मैटर था, इसके बीच में पदार्थ था, इसके बीच में पदार्थ था। अगर बिछाव होगा तो पदार्थ जाएगा कहाँ? भाग के जा नहीं सकता, तो या तो ऊपर की ओर उठेगा या नीचे की तरफ, कहीं ना कहीं तो जाएगा वो। तो इधर की तरफ ज्यादा बिछाव हो जाने की वजह से पदार्थ पूरा पूरा ऊपर की ओर उठ गया, समझ रहे हो? तो पदार्थ ऊपर की ओर उठेगा तो ऊंचाई इधर ज्यादा रहेगी, इधर ज्यादा रहेगी। जिधर विचलन ज्यादा रहेगी उसकी वजह से उसके बीच का जो मैटर था वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश में ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ऊंचाई इधर ज्यादा रहेगी, इधर ज्यादा रहेगी, पूर्व में ज्यादा रहेगी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई घटती है और ऊंचाई बढ़ती है। ये वाली बात क्लियर होगी, समझ में आएगी? तीसरी बात ये समझिए इसके जस्ट नीचे की तरफ है जिसे हम लोग कहते हैं मैदान। इसकी तरफ क्या है? नीचे मैदान है, उस मैदान पे खेती होती है, ठीक है। आप मोटरसाइकिल चला के भूं रपटाइए, बोले बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मैदान है, विशाल मैदान कहते हैं उसको, ओके। तो यहां से अगर आप लोग देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, यूं देखोगे तो इधर वाली चोटियां आपको बहुत आसानी से दिखाई देगी, इधर वाली चोटियां आसानी से दिखाई देगी। तो पूर्व वाली जो चोटियां हैं, पूर्व वाले हिमालय की जो चोटियां हैं वो मैदानों से देखने पर सीधी क्लियर दिखाई देती है, जबकि इधर की तरफ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो देखते हैं तो थोड़ा ये आड़े आ जाता है, यहाँ जाकर के थोड़ी ऊंची है तो वो क्या क्लियर दिखाई नहीं देती। ये बात समझ में आ गई? तो ऊंची चोटियाँ किधर की तरफ है? इधर की ओर है, इधर की ओर। तो ऑनलाइन वालों को अगर आगे पीछे यूँ हो रहा है तो पूर्व की ओर ज़्यादा है। दूसरी बात, मैदानों से देखने पर पूर्व की तरफ जो हिमालय है उसकी जो चोटी है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। ये वाली बात समझ में आ गई? तो मैदानों से देखने पर क्या दिखाई देती है? चोटियां दिखाई देती है। और क्लियर कहाँ से दिखाई देती है? कहाँ वाली दिखाई देती है? तो मैदानों से अगर आप लोग देखोगे, मैदानों से पीडीएफ पढ़ते हो तो ये समझ में आ जाता है ना, समझ में आ जाता है। देखने पर पूर्व की ओर चोटियां दिखाई देती है, चोटियां दिखती हैं। और पश्चिम वाले भाग की नहीं दिखती। उनको अगर देखना है तो वहीं ठेठ जाकर के देखो। और यहाँ यार ये वहां से दिखी नहीं, मेरे घर से दिख नहीं रही थी, समझ रहे हो? तो ये सामान्य कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझो, अब फैक्ट की ओर चलते हैं, समझना बात को। ये जो हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे आप लोगों ने कभी प्रकार लेकर के यूं काटा है, चाप, ऐसे चाप काटा, तो ये चाप आकार, चाप कटा हुआ, जैसे देखो ऐसे करके यूं चाप कटा हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है, चाप कटा हुआ, इसीलिए इसे कहा जाता है चापाकार। इसका आकार कैसा है? ठीक है, इसका आकार है चापाकार। और यहाँ से लेकर के ये जो है, इसके अगर मैं यूं करके ये तीर चलाऊं, ऐसे तीर चला सकता हूँ आराम से, तो धनुष की तरह बन गया ये। तो धनुषाकार कर सकते हैं इसको, तो ये धनुषाकार है। कैसा है ये? धनुषाकार, ठीक है। तो मैं तीर चला सकता हूँ इसे, ओके। फिर इसके बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आप इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसके बाद में ये यूं कहीं ऊपर की नहीं जा रहा है, यूं कहीं ऊपर थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये यहाँ जाने के बाद में यूं मुड़ रहा है, इधर की तरफ भी यूं जाकर के यूं मुड़ रहा है। ये ऐसे धनुष बन गया, धनुष बन जाने के बाद में यूं बन रहा है। तो उधर की तरफ से भी धनुष बन रहा है, इधर की तरफ से भी धनुष बन रहा है, लेकिन यूं अगर यूं धनुष मान लिया जाए तो नीचे की तरफ वापस ऐसे मुड़ता है। तो ये जो मोड है, इन मोडों को कहा जाता है सिंटेक्शियल मोड। इनको क्या कहा जाता है? सिंटेक्शियल मोड। बोलो, 2-3 बार बोलो, सिंटेक्शियल मोड, अक्ष संघीय मोड। कौन सा मोड? अक्ष संघीय मोड। ये सब ध्यान रखना, अक्ष संघीय मोड, अक्ष संघीय मोड। तो इस पर क्या है? अक्ष संघीय मोड स्थित है। क्लियर होगी बात? अरे अभी नोट नहीं करना, अभी समझना है, बस समझना, बस इसको समझो एक बार। ये वाली बात क्लियर होगी? तो चापाकार है, धनुषाकार है, अक्ष संघीय मोड है। इसमें कैसे मोड है फिर समझो। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग के बाद में ये इधर इतना ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे ही घूमता है, इधर खूब सारा हिमालय इधर की ओर बिखरा हुआ है। इसके बाद में भारत के बाद में इधर की तरफ भी हिमालय जा रहा है, समझ रहे हो? तो आप अगर पूर्व की तरफ देखोगे तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है अराकान योमा। इसे क्या कहते हैं? अराकान योमा। इसको कहते हैं अराकान योमा। बोलो, क्या कहते हैं इसको? अराकान योमा। तो म्यांमार में जो पर्वत श्रृंखला हिमालय की फैली हुई है, उसे क्या कहा जाता है? अराकान योमा। तो
म्यांमार। म्यांमार में एक भाग है उसे अराकान म्यांमार और भारत की सीमा पर जो ये पर्वत श्रृंखला हिमालय वाली स्थित है, इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्लियर होगी? फिर पाकिस्तान की तरफ आइए। इधर पाकिस्तान की तरफ हिमालय की श्रृंखला जो फैली हुई है इसे कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हिंदुकुश। कौन सी पर्वतमाला? हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश। इसके बाद में एक है सुलेमान, हिंदुकुश, सुलेमान और कीर्थर। हिंदुकुश, सुलेमान और कीर्थर, तीन श्रेणियां हैं यहाँ, 1 2 3, तीन श्रेणियां हैं जिनका नाम क्या है? हिंदुकुश, सुलेमान, कीर्थर। तो हिंदू, मुसलमान और अब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, समझिए, ताकि याद हो जाएगा आपको। तो हिंदुकुश, सुलेमान और कीर्थर। तो पश्चिम की ओर हिंदुकुश, सुलेमान, कीर्थर से लेकर ये हिमालय का विस्तार पूर्व की ओर अराकान योमा तक विस्तृत है। ये वाली बात समझ में आ गई? इसी लाइन अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब समझ गए? यूं क्यों कर रहे हो? कल मैंने क्या कहा था? हाँ, ओके ओके, समझो। ये मोटी बातें समझ में आ गई आपको? ये मोटा मोटा आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखो, ये जो मुख्य हिमालय है, समझो बात को, ध्यान से समझना बात को। ये जो मुख्य हिमालय है, ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ अगर आप जाओगे तो लगभग 2400 किलोमीटर का विस्तार है इसका। कितना किलोमीटर का विस्तार है? 2400 किलोमीटर का इसका लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी लंबाई है? और मैं एक और बात लिख रहा हूं यहां कि अगर आप लोग इसकी चौड़ाई को देखोगे, किसको देखोगे? चौड़ाई को देखोगे, मेनली अगर इसकी चौड़ाई को देखोगे तो लगभग 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई पाई जाती है। 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई पाई जाती है। चौड़ाई का मतलब होता है यहां से यहां तक की चौड़ाई, यहां से यहां तक की चौड़ाई, ठीक है? ये चौड़ा कितना चौड़ाई हो, ये जो चौड़ाई है इनकी, तो मुझे बताइए कि 150 इधर की तरफ पाई जाएगी कि इधर की तरफ पाई जाएगी? पूर्व की तरफ पाई जाएगी। तो पूर्व की तरफ 150 किलोमीटर चौड़ाई से लेकर के बढ़ती 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 पश्चिम की तरफ लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसकी औसत चौड़ाई ये है, औसत लंबाई ये है। समझ पा रहे हो? उसके बाद समझिए बात को, इस पर खूब सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। क्या है इस पर? ऊंची ऊंची चोटियां। तो एवरेज 6000 मीटर से तो ऊंची चोटियां हैं ही इसमें, ठीक है? एवरेज 6000 मीटर, 6000 मीटर की ऊंचाई मान सकते हैं हम लोग इसको। क्या ये मोटी मोटी बातें समझ में आएगी? 2-4 बातें ये याद नहीं करनी आप लोगों को, ये 2400 किलोमीटर, 150, 400, ये हालांकि आपको याद हो जाएगी ये, लेकिन मुख्य फोकस आपका क्या है? किस पर होना चाहिए? चापाकार, धनुषाकार, अक्ष संघीय, पश्चिम से पूर्व की ओर घटेगी, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। उसके बाद में इसके जो हम लोग भाग करेंगे और जहां जहां मैं स्टार लगा दूँ वो याद कर लेना। समझ में आ गई? ये वाली बातें समझ में आ गई? चलो ये पूरा क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये है अब वो जो हिमालय है, उस हिमालय कितने भागों में विभाजित कर रहे थे हम लोग? 3 भागों में विभाजित कर रहे थे। चलो 3 भागों में विभाजित कर रहे थे। उन 3 भागों में से पहला भाग है जिसे क्या कहते हैं? बृहत हिमालय। क्या कहते हैं उसको? बृहत हिमालय। करते हुए इधर भेज दीजिए, ठीक है? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? ये आपका ये हिमालय बन गया। ये पहला हिमालय। कौन सा हिमालय? ये पहला हिमालय। क्लियर? चलो ध्यान से समझना, ये पहला हिमालय। इस पहले हिमालय को आप लोग देखो तो ये एक जगह है, उसके बाद में ये एक और यहाँ पर एक जगह है, तो यहाँ पर भी एक चोटी है और यहाँ पर भी एक चोटी है। इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत। इसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। बस इन दोनों को देखो आप एक बार, नंगा और नामचा बरवा, नंगा और नामचा बरवा। ओके, नंगा से लेकर के नामचा पर्वत। तो मुख्य हिमालय का एक भाग है, उस भाग का नाम क्या है? पहला इसे कहा जाता है बृहत हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय। ये बृहत हिमालय, इस बृहत हिमालय को हम लोग पढ़ रहे हैं। और बृहत हिमालय का जो भाग है वो कौन कौन सा भाग है?
ये जो बना हुआ इसमें नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक, बोलो 2-3 बार बोलो, एन से लेकर के एन तक फैला हुआ, एन से लेकर के एन तक फैला हुआ, नंगा से नामचा पर्वत, नंगा से नामचा पर्वत, 2-3 बार बोल दो, नंगा से लेकर नामचा पर्वत तक। कौन सा हिमालय फैला हुआ है? वृहत हिमालय फैला हुआ। फिर आप लोग बात को समझिए कि ये जो वृहत हिमालय है इसका निर्माण पहले हुआ है, इसके बाद में जब ये बन गया और ठोकापिंदी हुई तो ये वाला भाग तो ऊंचा उठता रहा और फिर ज्यादा ठोकापिंदी हुई तो इसके पास में एक और हिमालय का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया, एक और हिमालय का निर्माण इसके पास में हो गया। ठीक है, फिर तीसरी बार में एक और हिमालय का निर्माण हो गया इसके पास में। समझ रहे हो? ये काटा क्यों मैंने? काटा इसलिए क्योंकि यहां से कुछ नदियां आती हैं जिनको काट देती नीचे वालों। सबसे ऊंचा ये है, सबसे ऊंचा कौन सा है? ऊपर वाला सबसे ऊंचा हिमालय। उसके बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। निर्माण प्रक्रिया है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, निर्माण प्रक्रिया आपको ध्यान होनी चाहिए, और वो मैं जो यहां लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब हिमालय का निर्माण हुआ, समझना बात को, जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय का निर्माण 3 प्रक्रियाओं में हुआ। कितनी प्रक्रियाओं में हुआ? एक तो ये वाला हिमालय पहली बार में ये बना, उसके बाद दूसरी बार में ये बना, तीसरी बार में ये बना। अब मुझे बताइए कि तीनों में से नया कौन सा है, पुराना कौन सा है? पहला ये बनेगा। हाँ, और अगर इससे भी पहले देखें तो इधर वाला तो पहले था ही सही। ठीक है, ये तो पूरे हिमालय से पहले की बात है, कराकोरम लद्दाख जाकर तो। लेकिन अगर इस मुख्य हिमालय में देखें तो पहले तो ये श्रृंखला बनी, दूसरी ये श्रृंखला, तीसरी ये श्रृंखला। इसका नाम क्या है? वृहत हिमालय। इसका नाम लघु हिमालय, इसका नाम उप हिमालय। क्लियर होगी? और ज्योग्राफी में जब आप लोग सामान्य रूप में पढ़ते हो तब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 8,000 साल पहले की बात है, फिर 2,000 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की, मेरे दादा के समय की बात है, अभी तो 3 दिन पहले की बात है। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? ये तो पुराने समय की बात है, फिर कम पुराने की, अभी कल की बात है। ऐसे किसी भी बात को आप लोग ऐसे साझा करते हो। भूगोलवेत्ता जब किसी बात को कहते हैं तब, क्योंकि भूगोल पृथ्वी का जीवन काल बहुत लंबा है और इसकी आयु भी बहुत ज़्यादा मानी गई है, इस वजह से इसको ऐसे 2-4 साल 3 साल ऐसे नहीं कह सकते। तो इनको कुछ युगों में बांटा गया है। उन युगों को प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन ऐसे करके डॉट ऐसे बांटा गया है। पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस ऐसे करके। फिर जो तृतीयक जो कल्प आता है उस तृतीयक कल्प को 4 भागों में बांटते हैं। उनमें आता है, एक आता है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। एक प्लिस्टोसीन भी होता है, एक ओलोसीन भी होता है। समझ रहे? तो ये तृतीय काल के अंदर इनका निर्माण हुआ। इनका निर्माण कब हुआ? तृतीय काल, इसे कहा जाता है तृतीय काल। कौन से काल में? तो इसका निर्माण हुआ तृतीय काल। बोलो तृतीय काल, 2-3 बार बोलो। तृतीय काल। पूरे हिमालय का निर्माण तृतीय काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? तृतीय काल को इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी। टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ। क्लियर होगी? टर्सरी काल में से एक है जिसका नाम है ओलिगोसीन। कौन सा? ओलिगोसीन। एक होता है जिसे कहा जाता है ओलिगोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। एक होता है मायोसीन। एक कौन सा होता है? मायोसीन। एक होता है मायोसीन, मायोसीन। एक होता है प्लायोसीन। एक कौन सा होता है? 2-3 बार और बोलो इनको। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है। ओलिगोसीन में हुआ है वृहत हिमालय का निर्माण। इसका निर्माण हुआ है वृहत हिमालय का जो निर्माण है। मुख्य हिमालय जब पढ़ते हैं तो मुख्य हिमालय में वृहत हिमालय का निर्माण कब हुआ? ओलिगोसीन में। उसके बाद में आता है मायोसीन। मायोसीन में हुआ है लघु हिमालय का निर्माण। कौन से हिमालय का? लघु हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसीन। उसके बाद आता है प्लायोसीन। कौन सा आता है? प्लायोसीन में हुआ है उप हिमालय का निर्माण, जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं, उप हिमालय। ये 3 बातें क्लियर होगी? उप हिमालय इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। क्या ये बातें याद होगी आप लोगों को? या तो नहीं होगी, लेकिन एक बार देखो इसको कि मुख्य हिमालय जब पढ़ रहे होते हैं तो मुख्य हिमालय को 3 भागों में विभाजित करते हैं, और 3 भाग जो है वो होते हैं, एक तो वृहत हिमालय, एक होता है लघु हिमालय, एक होता है उप हिमालय। ठीक है, और तीनों का निर्माण काल अलग अलग है। तीनों का हुआ तो टर्सरी काल में ही है, लेकिन टर्सरी काल के भी कुछ भाग है, उनके अंदर उनका निर्माण हुआ। पहला है ओलिगोसीन, एक होता है मायोसीन, एक होता है प्लायोसीन। ओलिगोसीन में वृहत हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन में लघु हिमालय का हुआ, प्लायोसीन में उप हिमालय का हुआ। क्या बहुत बेसिक सी जानकारी है जिसको और 2-3 बार पढ़ोगे, 4 बार बोलो इसको। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगो, मायो, प्लायो, ओलिगो, मायो, प्लायो, ओ मायो, प्लायो, ओ मायो, प्लायो।
ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ओके, याद हो जाएगा। तो ओलिगोसिन में वृहत हिमालय का, उसके बाद लघु हिमालय का, उसके बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ये वाली बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर बात को समझिए। पहली बात आप लोग ये समझिए कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है जिस पर आप लोग बात कर लीजिए, टाइम तो हो गया। इसको देखिए, ये जो आप लोगों को हिमालय दिखाई दे रहा है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको लग रहा है कि यार इसका क्या महत्व है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं फालतू में, क्यों माथा बच्ची कर रहे हैं, अपने सिलेबस में क्यों डाल दिया इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। और इतना महत्व है कि लोगों ने इन पर कविताएं लिख दी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारते। तो वो हिमाद्री क्या है, हिमालय ही, समझ रहे हो। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व। क्या महत्व है? एक महत्व तो आप लोग कभी आप लोगों ने जो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मण भैया जब मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए कहाँ गए थे? भगत के गए थे भाई साहब। इसका मतलब जड़ी बूटियों का घर है, जड़ी बूटियों का। और जब हनुमान जी को समझ में कुछ नहीं आए तो पूरा उठा लाए थे, ठीक है। और एक जो इसका मुख्य जो है, आप समझना बात को, आप ये समझिए कि ये जो निकल रही इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, सूरज आता है ये कर्क रेखा तक, उसके बाद में वापस चला जाता है। समझ पा रहे हो? सूरज नीचे की तरफ से यूँ आता है, मतलब पृथ्वी जब घूमती है सूरज चलता नहीं है, पृथ्वी चलती है। लेकिन एक समय तक सूरज जब कभी सीध में भी आता है, इसकी सीध में आ सकता है, इससे ऊपर की सीध में कभी नहीं आता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक हिस्सा है, जब कभी आप लोग पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात को समझना, इस समय अभी जैसे सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी पड़ने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सूरज है इस भारत वाले भाग से दूर हो गया है, ठीक है, नीचे की तरफ सूरज चला गया। समझ, बहुत बारीक से समझना, ये सूरज नीचे की तरफ चला गया। उसके बाद में जब सूरज दूर चला गया तो हमें ठंड लगेगी, क्योंकि जो ताप का जो स्रोत था, ताप तो दूर चला गया, ठीक है। तो ये साधन दूर चला गया तो अब ठंड लगनी है, तो अब ठंड लगती है। अब आप समझिए बात को कि जब भारत वाले भाग में ठंड पड़ रही है, ऊपर वाले भाग में तो ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, और ऊपर वाले भाग में रूस वाले एरिया में तो भाई साहब बर्फ जमी रहती है वहाँ तो, और वहाँ पर चलती हैं साइबेरियन ठंडी ठंडी हवाएं। कौन सी हवाएं चलती हैं? बहुत ठंडी ठंडी भाई साहब, आप स्वेटर पहन करके घूम नहीं सकते वहाँ पर, समझ पा रहे हो? वहाँ घूमना बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे एरिया में खूब सारी लड़ाइयाँ भी हो गई थी वहाँ, वो एक अलग बात है। और लड़ाई जीतने का मुख्य कारण, रूस कई बार जीत जाता था, उसका कारण वही था। वहाँ ठंडी ठंडी लहरें चलती हैं, वो ठंडी ठंडी लहरें इस हिमालय की वजह से भारत की ओर नहीं आती। अगर वो ठंडी ठंडी लहरें यूँ आ रही, यूँ घूम रही है, और वो ठंडी ठंडी लहरें अगर इस भारत की, ये नहीं होता, इसको मैं यहाँ से उठा दूँ भारत की तरफ आ जाए वो, तो भाई साहब समझ रहे हो, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, सारी सारी मामला गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हो। हालांकि उसका एक फायदा भी होता है, इस हिमालय ने नुकसान कर रखा है। भारत में जो लाडियों का जो चौगुना लाड नहीं होता है, उसका मुख्य कारण ये है। अगर ये नहीं होता तो लाडियों का लाड चौगुना हो जाता, समझ रहे हो? नहीं समझे? अरे यार बालक हो गए इधर जैसे अच्छा, किस से समझ में आ गई? चौगुना मतलब 4 गुना। तो लाडियों का लाड यहाँ पर 4 गुना हो जाता अगर ये हिमालय नहीं होता। हिमालय नहीं होता, ठंड बढ़ती तो भाई साहब चौगुना लाड होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा मैं कह रहा हूँ, नहीं ऐसा कहा है राजकुमार जी बादल ने। ऐसा किसी ने कहा? बादल साहब ने एक कविता लिखी, वो आप लोगों ने शायद सुनी नहीं होगी। वो सुना है कि कौन सी थी वो कविता? वो एक कविता आती है, उसमें वो कहते हैं कि दादा का टूटिया गोडाम में मेथी की छोंक लाग रही है। समझना इसको, दादा का टूटिया गोडाम में मेथी की छोंक लाग रही है, लाडिया का लाड चोगना छे, पीहर पे रोक लाग रही है, कुंवारा की छाती में झाड़, कर्म ने कूटे देवे गाल, रजाया ढीली ढीली जी, श्याला का तीखा सिंग बायरी सीली सीली जी। तो वो बायरी जो आती है इधर से, वो ठंडी ठंडी जो बायरी आती है, तो उस बायरी से हम लोग बच गए। लेकिन उस बचाव की वजह से एक नुकसान हो गया यहाँ, वो महिलाओं को नुकसान है, वो इनको नहीं है। चलो ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? अरे यार सुनो सुनो सुनो, ठीक है वापस क्लास में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये खोना नहीं है। यस मैम, चलो समझो बात को। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक ये हिमालय फैला हुआ है, ठीक है।
हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं। देखो अब हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, उस हिमालय में जो उत्तर वाला जो भाग है, हिमालय बेसिकली 3 भागों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं हम लोग। एक होता है जिसको कहते हैं वृहत हिमालय, उसके बाद में जो दूसरा हिमालय एक छोटा सा इसके पास में एक और हिमालय, उसको कहा जाता है लघु हिमालय। उसके बाद और नीचे की तरफ ऐसे असतत रूप में एक श्रृंखला और फैली हुई है, उसे कहा जाता है उप हिमालय। उसे क्या कहते हैं? उप हिमालय। ये सारे नाम आप लोगों को याद नहीं करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे वो सब याद। पहला पढ़ रहे थे हम लोग, ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? वृहत हिमालय। वृहत हिमालय यहाँ है जिसे कहते हैं नंगा पर्वत। क्या कहते हैं उसको? नंगा पर्वत से लेकर एन से लेकर के एन तक फैला हुआ, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक फैला हुआ। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक फैला हुआ। आप ये बात समझिए कि जब ये बहुत उत्तरी वाला भाग है, ये उत्तरी वाला भाग है, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ऊंचाई आपने अभी ये बात समझी कि ये जब जैसे जैसे ये बिछाव हो रहा था, अभिसरण जो हो रहा था, उस अभिसरण की वजह से ज्यादा ऊंचाई किस वाले भाग की बढ़ गई? इस वाले भाग की बढ़ गई। और बहुत ज्यादा ऊंचाई बढ़ गई कि आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसी पर स्थित है। और इसके बाद में कंचनजंगा जैसे आप लोगों ने नाम सुना, ऐसी भी चोटियां बड़ी बड़ी विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी पर स्थित है। क्लियर होगी बात? तो जब इसकी ऊंचाई ज्यादा है, पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये वाली बात समझ में आ गई? इसी से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। इसकी ऊंचाई क्या है? सर्वाधिक है। ऊंचाई क्या है? सर्वाधिक। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। और जब किसी भी भाग की ऊंचाई सर्वाधिक होगी और लगभग 6100 मीटर से ऊंचाई, औसत 6100 मीटर से ऊंचाई जब ज्यादा ही हो, तो ऐसे में तो वहां पर भाई साहब बर्फ ही बर्फ रहेगा। क्या रहेगा वहां? बर्फ बर्फ रहेगा। और बर्फ भी बड़े बड़े भूभागों के भूखंडों पर पाया जाता है, उसे कहा जाता है हिमनद। बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? हिमनद पाए जाते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी? तो बड़े बड़े यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना, गंगोत्री नाम सुना? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। ऐसे सतोपंत, नमिक, ऐसे मिलाम, ऐसे कई सारे, जेमू, रातोंग, ऐसे कई सारे हिमनद यहाँ पर पाए जाते हैं। बात क्लियर होगी? ठीक है, कौन कौन से मैं अभी लिखा दूंगा। उसके बाद में जब इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो उस ऊंचाई पर बहुत सारी ऊंची ऊंची जो विश्व की सर्वोच्च जो चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, ऊंची चोटियां पाई जाती है। क्लियर होगी बात? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से निकाल रहा हूं, ये जो इसकी एक विशेषता है, कॉमन विशेषता है इसकी, क्योंकि ये सारी की सारी मैं लिखा दूं कि इस पर हिमनद पाए जाता है, इस पर ये पाए जाते हैं। इससे अच्छा है कि मैं एक आपको ये बात दूं कि ये जो ऊंचाई सर्वाधिक है, ऊंचाई सर्वाधिक की होने की वजह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहे हैं समझना। हिमनद पाए जाएंगे। लगभग 165 मीटर अगर आप ऊपर चले जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। समझ रहे हो? लगभग 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाते हो तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है कम हो जाता है। तो ऐसे 6.5 डिग्री जितने कम हो गए ऊपर जाते जाते तो बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर तो तापमान बहुत ज़्यादा माइनस में पाया जाता होगा। तो बहुत ज़्यादा माइनस में है तो वहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं, और बहुत ऊंचा है तो वहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। क्लियर? उसके बाद आप लोग बात को समझिए। ये वाली जो श्रेणी है मैंने यहाँ पर जो बनाई है, बाकी को मैंने असतत बनाया। असतत का, सतत का मतलब होता है लगातार। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आई, उसके बाद में थोड़ी सी छुटी हुई है, उसके बाद ये, फिर इसके बाद में ये, ऐसे असतत बनाई। जबकि ऊपर वाली को एकदम से सीधा का सीधा बना दिया, इसका मतलब ये पूरी पूरी सतत है। ये कैसी श्रेणी है? लगातार लगातार है। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक एक सतत श्रेणी के रूप में भी ये विद्यमान है। इस वजह से आप इसको पार नहीं कर सकते हो, पार नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई साहब, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, हम लोग इसे पार कर सकते हैं। लेकिन अगर पार करना है तो आप लोगों के लिए कुछ दर्रे ढूंढ लिए गए। उन दर्रों को उस क्षेत्र में कहा जाता है ला। उन्हें क्या कहा जाता है? ला। जैसे आप लोगों ने नाम सुने, बोमडीला, ऐसा कुछ नाम सुने, कुछ कुछ सुने? हाँ, तो जो जिला, तो उनको क्या कहा जाता है? ला कहते हैं। जैसे कहीं पर वो किसी दर्रे के पास में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर बतला रहा है, किसी से बात कर रहा है, और वो पूछ ले कि मतलब कहाँ हो, तो वो कह देता है कि यार ये वाला जो एक ला पर बैठा हूँ मैं। कहाँ पर बैठा हूँ? तो ला लिखना, उसको लो नहीं लिखना, लो पर आग पर बैठा हूँ नहीं, ला पर लिखो। तो वो समझ जाती हैं या समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा उस दर्रे पर है, चलो ठीक है वेट करिए मैं आ रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो वहाँ वाला जो एरिया है, उस एरिया में इसको पार करने के लिए, चूंकि ये सतत श्रेणी है, कैसी श्रेणी है? सतत श्रेणी है। तो सतत श्रेणी होने की वजह से इसे पार करना कठिन है। क्या करना कठिन है? इसको पार करना कठिन है। और कठिन है मतलब ये कर नहीं सकते ऐसा नहीं, पार कठिन है। जब इसको पार करना कठिन है तो
फिर हम लोगों ने सरलता प्रदान करने के लिए क्या किया, यहाँ पर कुछ जो दर्रे हैं वो खोज निकाले और उन दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ला कहा जाता है। क्लियर होगी। तो जब बृहत हिमालय को पढ़ना होता है तब क्या क्या पढ़ना होता है हमें, कि यहाँ पर जो हिमनद पाए जाते हैं उनका आप लोग नाम नोट कर लेना। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है, उनका पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर क्रम आपको याद करना है। ओके। उसके बाद में सतत श्रेणी, इसलिए यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं तो दर्रों की एक लिस्ट बना लेनी है। ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो बृहत हिमालय कंप्लीट हो जाता है। समझ आएगी बात। आगे चलिए। चलो समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना कि ये जो श्रेणी है कौन सी श्रेणी है, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय के बारे में मैंने ये कहा कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर क्या पाया जाता है, हिमनद पाए जाता है। ठीक है। हिमनद पाए जाते हैं मतलब हिम पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है। तो ये बर्फ का एक तरह से बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत बड़ी श्रृंखला। तो बर्फ को क्या कहते हैं, हिम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिम कहते हैं। बड़ा है इसलिए इसे बृहत कहा जाता है, और बृहत को हम लोग महान भी कह सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है महान हिमालय। इसको क्या कहा जाता है, महान हिमालय। ओके। उसके बाद में दूसरी बात कि जब ये इस पर हिम पाया जाता है, हिम और हिम पर हिम का जो पहाड़ होता है उसे कहा जाता है हिमाद्री। अद्री का मतलब क्या होता है, पहाड़। तो हिमाद्री, इसे क्या कहा जा सकता है, हिमाद्री। हिमाद्री पर्वतमाला। क्लियर हो गया। इसी को महान कहा जा सकता है, इसी को हिमाद्री पर्वतमाला कहा जा सकता है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से ये दर्रा कौन किस पर स्थित है, और ऑप्शन उन्होंने महान हिमालय दिया ही नहीं और हिमाद्री दे रखा था, आप लोगों को क्या टिक करना है, बहुत आसान सी बात है। और महान हिमालय इसको कहा जाता है, ये तो आपको आता ही। महान और महान के बाद में बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। क्लियर होगी बात। ये इसकी क्या है, उपनाम है। सामान्य सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। आगे सुनिए। आगे समझना, इस पर कुछ चोटियां स्थित हैं। चोटियां ऊंची ऊंची इस पर चोटियां स्थित हैं। उन चोटियां का आप लोगों को क्रम पता होना चाहिए। क्लियर। चलो समझना बात को, और देखना भी याद हो जाएंगे आपको। क्लियर। समझना। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये वाला हिस्सा क्या है, जम्मू कश्मीर। ये कश्मीर वाला हिस्सा है। उसके बाद में ये वाला क्या है, उत्तराखंड वाला हिस्सा है। ठीक है। और फिर ये नीचे की तरफ तो भारत है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेपाल है ये। ठीक है, ये नेपाल है। उसके बाद ये वाला क्या है, भूटान है। और ये वाला क्या है, सिक्किम। आपको ये आता है। अब आसान हो गया आप लोगों के लिए चीजें समझना। एक यहाँ पर जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम क्या है, नंगा पर्वत। इसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। आपको पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर कुछ चोटियां हैं, उन चोटियों का नाम पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, नामचा बरवा। ठीक है, ये हो गया नामचा बरवा। ओके। अब बीच वाले आप लोगों को याद करनी है, समझना। आ गया नंगा पर्वत। यहाँ एक चोटी ये, एक चोटी ये, एक चोटी ये। इसका नाम है बंदर पूंछ। क्या नाम है इसका, बंदर पूंछ। ये है, इसका नाम है कामेत। बंदर पूंछ, कामेत। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। 2-3 बार बोलो, बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ। मैंने वो उसी समय मैंने आपको ये लिखा है था कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि मुख्य हिमालय के अंदर ये स्थित है। क्लियर। वापस पढ़ो इनको। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। ठीक है। ये तो पूंछ है, बंदर की पूंछ है। और ये कान है, इसका कानेत या कामेत, कान है। और बंदर की पूंछ और कान काट दिया होगा तो वो देवी के पास गया होगा। चलो आगे की तरफ आइए। ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है। इस वाले भाग को देखिए, ये वाला भाग। कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा, ये। इस वाले भाग में धौलागिरी। बोलो क्या नाम है, धौलागिरी। क्या नाम है, धौलागिरी। उस वापस बोलिए, बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। फिर है धौलागिरी। फिर कौन सा है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद देखिए, धौलागिरी के बाद है अन्नपूर्णा। कौन सी पूर्णा, अन्नपूर्णा।
अन्नपूर्णा 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 मनसालू अन्नपूर्णा मनसालू अन्नपूर्णा मनसालू अन्नपूर्णा मनसालू अन्नपूर्णा मनसालू गौरी शंकर गौरी शंकर कौन सा शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर अन्नपूर्णा मनसालू गौरी शंकर छोयू 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 कौन सा यू छोयू इसको चो ओ यू भी मिलता है ये चो ओ यू वापस बोलिए इनको नंगा पर्वत आपको आता है नंगा से नामचा पर्वत आपको आता है पश्चिम से पूर्व की और आपको क्रम याद रखना है बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी उसके बाद धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू और गौरी शंकर छोयू गौरी शंकर उसके बाद देखो उसके बाद बोलो माउंट एवरेस्ट उसके बाद बोलो माउंट एवरेस्ट बोलो माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट थोड़ा इसको बढ़ाना है मतलब छोटी पड़ गई जगह या ये बना देता हूँ ओके अब समझो वापस ध्यान देना एक बार वापस बोलो इसको क्या क्या देगा बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी 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 उसके बाद धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू मनसालू गौरी शंकर छोयू ठीक है। तो ये जो देवी है देवी कहाँ रहती है गिरी पर रहती है और जैसे हम लोग गिरी पे गए वहाँ या बंदर के कान काट लिए तो वो देवी के पास गया और देवी कहाँ रहती है गिरी पर रहती है तो वो गिरी पर गया ठीक है। गिरी पे जाकर के उसने देखा तो उसने देखा ये तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है कौन सा मंदिर है अन्नपूर्णा लेकिन भाई साहब ये मेरी मनसा कैसे पूरी करेगी मुझे पूंछ वापस लगवानी मेरी मनसा ये पूरी नहीं करेगी मनसा पूरी कराने के लिए तो मनसालू वाले देवता को ढोकना होगा पास में देखा मनसालू वहाँ क्या है मनसालू देवी इतने में उसने देखा कि भाई साहब ये अलग अलग ये महिलाओं का विश्वास कम करना उसने देखा कि आगे गौरी शंकर माता पार्वती और शंकर जी दोनों साथ साथ भाई साहब ये दोनों देखना अभी मैं माता पार्वती को कहूँगा शंकर जी को कह देगी और मेरा काम एकदम से पूरा सेट हो जाएगा क्लियर। तो पहले तो दो महिलाओं का नाम लेना उसके बाद में जोड़े से नाम लेना क्लियर। उसके बाद आगे चलिए एक ये चोटी ये तो सबसे ऊंची चोटी ये लो इतनी ऊंची चोटी इसका नाम क्या है माउंट एवरेस्ट इसका नाम क्या है माउंट एवरेस्ट बोलो माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट ये भी कहाँ है नेपाल में। इससे क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को ये कहाँ पर है ज़्यादा लंबी हो गई तो बहुत लंबी है। माउंट एवरेस्ट लोथ से मकालू माउंट एवरेस्ट लोथ से मकालू माउंट एवरेस्ट लोथ से और मकालू माउंट एवरेस्ट लोथ से मकालू माउंट एवरेस्ट लोथ से मकालू माउंट एवरेस्ट लोथ से मकालू तीन ही होगी। उसके बाद में छोटी सी और याद करनी है उसका नाम क्या है कंचनजंगा उसका नाम क्या है उसका नाम है कंचनजंगा उसका नाम क्या है कंचनजंगा ये होगी कंचनजंगा कंचनजंगा। और यहाँ जो चोटी है उस चोटी का नाम आपको पता है क्या नाम है उसका नामचा पर्वत। इसको वापस इसी से लिखता हूँ नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश ओके कंचनजंगा सिक्किम और ये सारी की सारी नेपाल। पहले मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद करो। ये कहाँ है उत्तराखंड है ये कहाँ है उत्तराखंड और ये कहाँ है जम्मू कश्मीर। एक बार देखो देखो इसको देखो बहुत ध्यान से देखना है और ये आपको पश्चिम से लेकर के पूर्व का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। कौन से हिमालय पर ये ठीक है। इसी के पास में अगर मैं एक लिख दूं K2 क्या लिख दूं तो क्या K2 इसका हिस्सा है नहीं है। K2 कराकोरम वाला एरिया और कराकोरम ट्रांस हिमालय में क्लियर होगी तो ये इसमें नहीं है। वापस इसको 2-3 बार पढ़ो देंगे। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत N से लेकर के N तक तो ये इसका विस्तार है ही सही ठीक है। और इधर सिंधु नदी बहती है नदियों के आधार पर देखिए सिंधु से लेकर के उधर की तरफ बहती है इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वापस देखो बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी रटना ऐसे कैसे बंदरपूंछ कामेत नंदा देवी हो गया। उसके बाद देखो फिर है धौलागिरी वो नंदा देवी है कहाँ रहती है गिरी पर रहती है और वो गिरी कैसा है दौड़ा दौड़ा है तो वो दौड़ा दौड़ा गिरी है दौड़ा दौड़ा तो रहना है क्योंकि ये बहुत बड़ा हिमालय है तो वहाँ पर दौड़ा दौड़ा
तो थोड़ा थोड़ा गिरी है, उस गिरी पर गए हो, वहाँ देखा कि वहाँ पर अन्नपूर्णा है। कौन सी माता जी है? अन्नपूर्णा। उसने कहा नहीं, अन्नपूर्णा माता जी के यहाँ तो ऐसा मामला बैठेगा नहीं, कोई मेरी मनसा पूरी करे तब है। कोई मनसा माता हो तो उसके बाद में मनसा लो, ठीक है। मनसा लो के पास गए, तभी उन्होंने देखा, इधर से जाकर इधर देखा सामने, इतने में यहाँ से दौड़ करके यहाँ जा ही रहा था वो बंदर, इतने में उसने पाया कि अरे भाई साहब कौन कौन है सामने? शिव शंकर भोलेनाथ और साथ में माता पार्वती। उनके पास जाऊंगा क्योंकि मैं हनुमान जी का अवतार हूँ और ये हनुमान जी इनका अवतार है। ऐसा कह करके वो शंकर जी के पास चला गया। शंकर जी का नाम क्या है? गौरी शंकर। ओके, ये गौरी शंकर। फिर शंकर जी ने ऐसे ऐसे छू मंत्र दिया होगा, करते ही पूरा पूरा बंदर सही हो गया, ठीक है। और भाई साहब उछला होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से उछला होगा और उछल करके यहाँ जाके बैठ गया होगा। तो माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट, अब इसको माउंट एवरेस्ट भी छोटा लग रहा था, इतनी खुशी थी। तो पास में माउंट एवरेस्ट पे एकदम से चढ़ा, इतने में इसको लगा ओ लो भाई साहब यहाँ तो पहुँच गया। अब भाई साहब खुशी तो थोड़ी डाउन होगी, अब उतरू कैसे वापस? फिर किसी कालू वालू को बुलाया होगा, तो कालू मदारी आया, तो वो मदारी पाँच पिगिया चढ़ा होगा। पाँच पिगिया समझते हो? मदारी ऐसे चढ़ता है, मदारी थोड़ी चढ़ता है, भालू चढ़ता है। कालू मदारी है जो, उसका भालू को बुलाया होगा, वो भालू ने जाकर के उसको उतारा होगा वहाँ से। तो इसने उतारा और फिर कंचन हो गया, वैसा काया कंचन, पावनी आ गई, माया पावनी आ गई। नहीं हो रहा याद? अभी हो जाएगा, तो याद करो इसको, मैं 2 मिनट बैठ जाता हूँ। देखो इसको, नंगा पर्वत, फिर बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालो, गौरी शंकर, छोयू, और फिर माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू और कंचनजंगा और नामचा परवा। हो गया? वेरी गुड। चलो आगे सुनो। तो ये आपको चोटियां याद होनी चाहिए, ठीक है। और इन चोटियों का जो क्रम है, क्रम आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। आगे सुनो, अब बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में कहा जाता है हिमनद। तो यहाँ पर पाए जाते हैं हिमनद, बड़े बड़े हिमनद। कैसे? बड़े बड़े हिमनद। तो बड़े बड़े हिमनद में यहाँ पर पाए जाते हैं। और हिमनदों का नाम क्या है? उनका नाम देखिए। एक का नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री होता है, यमुनोत्री होता है, जो भी यमुनोत्री। एक है गंगोत्री, यमुनोत्री गंगोत्री। एक का नाम है सतोपंथ। एक का नाम क्या है? सतोपंथ। जिसने नदियां पढ़ी है उसने यमुनोत्री से यमुना नदी और गंगोत्री से गंगा नदी। सतोपंथ से कौन सी नदी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसके इधर की तरफ से तो एक, इधर की तरफ एक, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा ऐसे निकलती। विष्णु गंगा इधर से, धौली गंगा इधर से। उसके बाद देखो फिर कौन सा है? तो यमुनोत्री होगा, गंगोत्री, सतोपंथ के बाद में एक और है जिसे कहा जाता है नमिक। क्या कहा जाता है? नमिक। एक और है जिसे कहा जाता है रातोंग। क्या कहते हैं उसको? रातोंग। और भी कई सारे हैं यहाँ, जिनमें एक का नाम है जेमू। एक का नाम क्या है? जेमू। और एक गोमुख। अब सुनो, अब इनको मैं लिखूंगा कैसे, देख लो। जेमू सिक्किम में है। ये कहाँ है? सिक्किम वाले एरिया में, सिक्किम के ऊपर वाले एरिया में, ऊपरी भाग में। और ये रतोंग है। रतोंग से एक रंगीत नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? रंगीत नदी का उद्गम होता है। तो आप लोगों को अभी ध्यान नहीं रखना, बस आपको तो बस यमुनोत्री, गंगोत्री, इस तरह के जो ये यमुना नदी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये वृहत हिमालय में पाए जाते हैं। और जब ये बड़े बड़े हिमनद है तो वहां से कुछ नदियों का उद्गम होता है। समझ में आ गई? तो वहां से नदियों का उद्गम होता है। तो रंगीत नदी का उद्गम यहीं से होता है। और ये जो है रातोंग, ये भी सिक्किम में, सिक्किम का ऊपरी भाग। नमिक हिमनद और ये सारे हिमनद ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। ये कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। आप लोगों ने रामगंगा नदी पढ़ी? किसने पढ़ी रामगंगा? हाँ, तो जिसने भी रामगंगा नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ा देंगे। तो रामगंगा नदी का उद्गम इसी से होता है, नमिक हिमनद से रामगंगा का उद्गम होता है।
सत्तोपंथ से उनका होता है, आप लोगों को पता है। ऐसे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनका ये जो ग्लेशियर है यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। क्लियर होगी। और ये जब हिमनद बड़े बड़े हैं और बर्फ, भाई साहब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो सतत वाहिनी जो नदियां हैं, सदा वाहिनी जो नदियां हैं, उन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? इसी हिमालय से होता है। और इस हिमालय का नाम क्या है? बृहत हिमालय। इसी का नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय। इसी का नाम क्या है? महान हिमालय। क्लियर होगी। ठीक है। और इसको एक और नाम देते हैं, उसे कहा जाता है आंतरिक हिमालय। क्या कहते हैं इसको? ये और ध्यान रखना आप लोग, व्यक्ति कई सारे चूक जाते हैं इसमें। आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय इसलिए कहते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो है तो उधर बाहर वाला हिमालय, वो तो बाहर वाला, ये हो गया आंतरिक वाला, ये आंतरिक वाला। तो ये बातें ध्यान रहेगी। तो ये किले दे करके, और उसके बाद दर्रे हैं, तो दर्रों की तो एक लिस्ट सबसे, जब ये पूरा हिमालय खत्म हो जाएगा तब एक दर्रों की लिस्ट बना करके वहाँ खत्म करें। ठीक है। बीच में कटा कुटा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोगों को याद नहीं हो। देखो देखो वापस देखो इसको, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया। ट्रांस के बाद में क्या पढ़ा आज? ये पढ़ा। इसको देखो एक बार, रिविजन करो 2 मिनट में। इसका आकार तो कैसा है? चापाकार है या धनुषाकार है? क्योंकि ये जैसे आपको धनुष की तरह दिखाई दे रहा है, यूँ तीर रख करके 3, तो ये अखियों से गोली मारे, अखियों से नहीं मारे, ये तो तीर मारे अखियों से। ये हो गया, तो ये धनुषाकार है। उसके बाद में अक्ष संघीय मोड है, इसके सिंटेक्शियल मोड है। ये जो सिंटेक्शियल मोड है कहाँ से कहाँ तक है? ये इधर की तरफ से, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम तो क्या है? हिंदू कुश, सुलेमान, कीर्थर, ये श्रेणियां इधर। और इधर की तरफ जो ये जो श्रेणियां, इन श्रेणियों का नाम क्या है? अराकान व्योमा। ठीक है। म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। ओके। उसके बाद में लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितने किलोमीटर की लंबाई? 2400 किलोमीटर की। उसके बाद में इसकी चौड़ाई अगर देखें, चौड़ाई, ठीक है, ये तो होगी इसकी लंबाई। उसके बाद में इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई पूर्व में कम है, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई इसकी। क्लियर। तो चौड़ाई जो है 150 से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई। और तो 150 तक इधर रहेगी, पूर्व की ओर रहेगी, ये पश्चिम की ओर रहेगी। फिर लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये हिमालय एवरेज इतनी ऊंचाई लेकर के बैठा हुआ है। क्लियर। और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें कि इधर की तरफ जो अभिसरण ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा होने की वजह से ये वाला भाग थोड़ा पतला ज़्यादा है। पतला होने का मतलब चौड़ाई कम है इसकी। क्लियर। जब चौड़ाई कम है, कोई भी भाग पतला होगा, इसका मतलब उसके अंदर का जो मटेरियल था वो कहीं ना कहीं तो जाएगा इसी। तो पतला नीचे से कर दिया, लेकिन वो लंबा हो गया, ऊपर की तरफ ऊंचाई ज़्यादा बढ़ गई इसकी। तो आप देखोगे इस इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो चौड़ाई तो कम देखने को मिलेगी, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। जब यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, तो मैदानों से देखने पर पूर्व वाला जो हिमालय है, इसकी चोटियाँ हमें मैदानों से आसानी से देखी जा सकती है, देख पाते हैं। और मैदानों से देखने पर इधर वाली जो चोटियाँ हैं, यहाँ वाली जो चोटियाँ हैं, ये वैसा दिखाई नहीं देती। ठीक है। ये वाली बातें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? वृहत हिमालय पढ़ा। वृहत हिमालय में क्या है कि ऊंचाई सर्वाधिक है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? नंगा पर्वत से, एन से लेकर के एन तक फैला हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसके कितने भाग करते हैं हम लोग? ये जो हिमालय है, इस हिमालय के कितने भाग करते हैं हम लोग? 3 भाग करते हैं, जिनमें एक तो होता है, एक श्रेणी है जिसका नाम तो क्या है? वृहत हिमालय। उसके जस्ट नीचे की तरफ एक और असतत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? लघु हिमालय। उसके नीचे है, उसे क्या कहते हैं? उप हिमालय। क्लियर। चलो, उसके बाद जो वृहत हिमालय, जो ये बड़ा वाला जो हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट नीचे एक और है, एक और है। इनका निर्माण जो है, सबसे पहले ये वाला हिमालय बना, उसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना। समझ आएगी। उसके बाद में नीचे की तरफ मैदान है, वो बना। समझ पा रहे हो? तो मैदान और इन दोनों में तुलना करनी हो तो ये हिमालय पहले बना है, मैदान बाद में बना है। तो समझो बात को। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका जो निर्माण हुआ तृतीय कल्प के अंदर हुआ है। कौन से कल्प में हुआ है? तृतीय। ज्योग्राफी के अंदर होता है, एक तो होता है ईओन होता है, एक एरा होता है, एक पीरियड होता है। ठीक है। इनका एक, तो इसका जो तृतीय कल्प के अंदर जो हुआ है, तृतीय को इंग्लिश में टर्सरी कहते हैं। और तृतीय कल्प के भी कुछ भाग और होते हैं जिन्हें कहा जाता है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। उनमें से जो 3 जो है उसे वो है ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। कौन कौन से? ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन 3 है। 3 में से ऊपर वाले का निर्माण तो हुआ है ओलिगोसीन में। कब हुआ है? उसके बाद है ये है मायोसीन, ये प्लायोसीन। ये बातें आप लोगों को और ध्यान रखनी। पुराना कौन सा है? ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो पहला बोलते हैं, जब वो निर्माण हो रहा होगा, कुछ नहीं था इस धरती पर, जीवन भी नहीं था, तो उसको कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है। और हमारी जो अरावली है उस समय की है। एक और अमेरिका में अपलेशियन पर्वतमाला है, वो भी उस समय की है। क्लियर। तो ये 2 ही पर्वतमाला विशेषता मिलती है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो हिमालय और अरावली में देखें तो अरावली है, तो अरावली बहुत ज़्यादा पुरानी है, और ये हिमालय तो अभी नया है। ठीक है। तो ये वाली बातें हम लोगों ने पढ़ी। और इस पर क्या, ये सबसे ऊंचा है। ये सबसे ऊंचा क्यों है? कि जब बिछाव होता है, अभिसरण जब होता है, तो ये वाला बीच में था और ये ज़्यादा ऊंचा उठता गया। जब ये उठ ही नहीं पाया
और अभिसरण और भी होता रहा तो इसके पास में और श्रृंखलाएं बन गई है। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई, जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ऊपर हिमनद पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं। कौन कौन से? गंगोत्री है, यमुनोत्री, 2-3 का नाम बोले थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, नमिक, जेमू और रातोंग, इस तरह के कुछ हिमनद पाए जाते हैं। और जब ऊंचाई ज़्यादा रहेगी तो चोटियाँ भी ज़्यादा है इसमें, चोटियाँ ज़्यादा। ओके, तो चोटियाँ, और चोटियाँ कौन कौन सी है? देख, पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर अगर हम क्रम देखें तो पहली नंगा से नामचा पर्वत, ये तो आप लोगों को ध्यान हो जाएगा। नंगा के बाद में बंदरपूंछ, कौन सी? बंदरपूंछ, कामेत, बंदरपूंछ, कामेत, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी। क्लियर? उसके बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू और कंचनजंगा और नामचा पर्वत। याद होगी? तो ये, और एक बात और ध्यान रखनी, ये सतत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? सतत श्रेणी है। और ये बहुत पुरानी है और इतनी ऊंचाई पर है तो वहाँ तो भाई साहब घास फूस भी ढंग से नहीं मिलती है, तो ऐसे में जीव मिलने की संभावना तो कहाँ रहेगी? तो यहाँ पर जीव वीव कुछ भी नहीं पाए जाते। ठीक है, तो लोग यहाँ पर घूमने भी नहीं जाते, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। यहाँ लोग घूमने के लिए नहीं जाते। घूमने के लिए इसके जस्ट नीचे की तरफ जो एक हिमालय है उसे कहा जाता है लघु हिमालय। उस लघु हिमालय में घूमने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ की बर्फ क्या हो जाती है? पिघल जाती है, वर्ष में, गर्मियों में पिघल जाती है। तो ये वाला आज का जी हिमालय कंप्लीट हो गया। चलो, ये वाला जितना पढ़ा है इसको सारे सारे क्या करना है? रिवीजन करना है। कर लोगे रिवीजन? ठीक है, उसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे उस हिमालय का नाम क्या है? लघु हिमालय। ओके, और चलो देखिए ये वाला वापस बताओ, 2 मिनट में रिवीजन करो। देख पुराना देखो। ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे हम लोग, बताओ ऊर्जा संसाधन में पहला क्या पढ़ा? कोयला पढ़ा। कोयला 2 कालों के अंदर निर्माण हुआ, एक तो हुआ गोंडवाना युग के अंदर, एक हुआ टर्सरी काल के अंदर। तो गोंडवाना क्रम का जो कोयला है वो कौन कौन सा है? एक तो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। जरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, रानीगंज, चिंगरेनी, सिंगरौली, सोहागपुर और चंद्रपुर, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? ये कोयला से। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। एंथ्रेसाइट वाला कोयला कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख वाला एरिया में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग लिग्नाइट पढ़ रहे थे, और लिग्नाइट में कौन कौन से एरिया आएंगे बताओ? हाँ, वेरी गुड, पहले निचोम से शुरू करो। निचोम, कालाकोट, नामचिक, नामरूप, माकुम, हाँ, चेरापूंजी, नेवली, उमरसर और राजस्थान। क्लियर? और फिर इसके कुछ प्लांट थे जिनमें बदरपुर आप लोगों को याद है, जैसे सिमाद्री एक प्लांट है, कोरबा एक प्लांट है, तलचर एक प्लांट है, ऐसे ही सिंगरौली एक प्लांट है, और डांडा एक प्लांट है, और कौन सा है? ऊंचाहार एक प्लांट है, और एक रिहंद एक प्लांट है। ओके, ठीक है, रमागुंडम एक प्लांट है, ऐसे खूब सारे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पेट्रोलियम पढ़ा। तो पेट्रोलियम के बारे में क्या क्या बताया जाएगा? पेट्रोलियम 2 प्रकार से मिलता है, एक तो होता है तटीय, एक होता है अपतटीय। जो तटीय है कहाँ पर मिलेगा? मुख्य भूमि पर मिलेगा, वो तो है तटीय। तो तटीय में कौन कौन से स्थान देगा बताओ? एक तो है माकुम में सबसे पहले खोज, फिर डिगबोई में खनन शुरू, ठीक है, अब तो कुआं खोदा गया हुआ। उसके बाद नाहरकटिया, नुमालीगढ़, सूरमा घाटी, मोरानोंग रीजन, और फिर गुजरात में आ जाइए, अंकलेश्वर, कोयली, कालोल, बालोल, लुनेज, मेहसाना, कौशाम्बी, इस तरह के। अरे अरे गोल गोल हो गया। हाँ हाँ, नहीं सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, पहले तो ये दिमाग के अंदर जा नहीं रहे थे, अब दिमाग में चल गए, पहली परेशानी तो खत्म हो गई। और सबसे मूल समस्या यही दिमाग के अंदर चला जाना किसी भी आइटम का। फिर जैसे आप लोग किसी बस में जब बैठ करके जा रहे हो, और बस में बैठ करके नहीं जा रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि यार बस आ गई, सब इसमें घुसेंगे कैसे? बस में घुसेंगे कैसे? भरी है बस, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भरी है। तो पहला टारगेट आपका सीट खंगालना होगा, या फिर पहला टारगेट आपका होगा अंदर घुसना? और अंदर घुसने के बाद तो भाई साहब आपको सीट कुछ भी मिल जाए, फिर तो सेट कर लोगे मामला, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए चीज़ों को अंदर की ओर सेट करना। तो पहला आपका मूल टारगेट था वो तो अंदर की ओर सेट हो गया। अब आपकी जो सवारी है ढंग से, वो जो गाड़ी है चल पड़ी है, अब चिंता नहीं करनी। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है कि अपने यूं यूं करते करते कहीं पर जाकर के सेट हो जाना है। ऐसे करके यूं यूं कर कुरा करके उनको सेट कर लेना है, ठीक। तो कोयली, कौशाम्बी, ये सारा सारा हो गया। और फिर अब तटीय बताओ, अलिया बेट, हाँ, बॉम्बे हाई, बसीन, कृष्णा गोदावरी, रवा, ठीक है। और फिर गैस वाला बताओ, देख गैस में HVJ, HVJ तो सबसे बड़ी, और पहली कौन सी है? NNB। और तो फिर और क्या है?
फिर गैस आधारित बोलो, अंता, औरैया, दादरी, कवास, गांधार, काईकुलम, फरीदाबाद। वापस बोलो, अंता, औरैया, दादरी, कवास, गांधार, काईकुलम, फरीदाबाद। हाँ हाँ चलो, और फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? भूता पे बताओ, पूगा। देख भूता पे बताओ, एक तो है पूगा, पूगा, सूरजकुंड, मणिकर्ण, तप्त पानी, ताता पानी, तपोवन, चुमथांग, खम्मम, ये था। और फिर उसके बाद में सौर ऊर्जा वाले बताओ, बड़ला, पावागढ़, कुरनूल, कुंटा और कटप्पा। एक कटप्पा, एक क्या था? कटप्पा। एक चरंका, चरंका था, ठीक है। एक कुमुती था, तमिलनाडु में था, ठीक है। उसके बाद में एक धोलेरा जो बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा 5000 मेगावाट के साथ, ओके। और फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने? इसी में बताओ, देखो, एक तो रामपुरा गांव, और एक कुसुम योजना के तहत कहां पर बनाया गया? बालोजी, ठीक है। कहाँ है? जयपुर वाला बालोजी। और फिर साली जी, साली जी का तो सोलराइजेशन कर दिया गया भाई साहब, चमकती। हाँ, उसके बाद हाँ परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा नरोरा, क्या नाम है? नरोरा। उसके बाद रावत बाटा, रावत बाटा। आप लोगों के पास पीडीएफ भाई, उसमें क्या लिखा हुआ है? नरक तक, ऐसा उसमें लिखा हुआ, आप लोग देखा होगा, तो उस नरक तक से भी याद कर सकते हो। न से नरोरा, फिर रे से रावत बाटा, तो रावत बाटा बिना ट्रिक के याद करना उसको। तो फिर कागराबार, उसके बाद तारापुर, उसके बाद केग्गा, कुडनकुलम, कल्पक्कम, कुडनकुलम, कल्पक्कम। पहला तारापुर, दूसरा रावत बाटा। 1969 में कौन सा? तारापुर। और 1972 में? और कनाडा के सहयोग से कौन सा? यूएसए के सहयोग से। उसके बाद रूस के सहयोग से कुडनकुलम, और कल्पक्कम पहला स्वदेशी, यही था। और उसके बाद क्या पड़ा? नहीं, समुद्री ऊर्जा। एक समुद्री ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा में बताओ, एक तो है तरंगीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? तरंगीय में एक का नाम है थन गेसरी, एक का नाम है मूस पॉइंट, एक का नाम विजिंगम। विजिंगम और थन गेसरी तो कहाँ है? केरल। और मूस पॉइंट अंडमान निकोबार। उधर की तरफ क्या याद रखना था आपका? उधर एक आपके पीडीएफ में आएगा दुर्गा दोआमी क्रीक, ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पर बनाया जा रहा है। और उसकी कुछ संभावनाएं, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ कहाँ है संभावनाएं बताओ देंगे। खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, हुगली का जो तट है वहां पर। और क्या रह गया? जलीय ऊर्जा। चलो जलीय ऊर्जा, और पवन ऊर्जा भी रह रहा है अभी। हाँ, तो जलीय ऊर्जा, तो जलीय ऊर्जा तो आप लोगों को याद है। उसके बाद पवन ऊर्जा बताओ। मुपंदल, हाँ, ब्राह्मण वेल, वेरी गुड। गर्ल्स बताओ देखो, हाँ, अब बॉयज रुक जाओ, गर्ल्स बताएगी। दहल है, कहल गांव तो क्या करना था, बिहार में था वो, और वो अलग से संबंधित। हाँ प्रश्न बताओ। मुपंदल, ब्राह्मण वेल, दहलगांव, कहल नहीं है, दहल, और एक जैसलमेर विंड, यही था। तो आपका ये हो गया रिवीजन। चलो, तो आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं, और पढ़ना, इनको याद करना। और थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों, पढ़ाई वढ़ाई करना तुम लोग। तो भाई साहब सर सर आगे निकाल देते हैं, अगर मास्टर जब ज़्यादा बोलता है क्यों करके आगे कर देते हैं, तो आगे नहीं करना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, मुझे सुनना। चलो, थैंक यू।